Good morning, student. Today I will start second chapter, King, Farmers and Towns, Early State and Economy, 600 BC to 600 CE. आज हम दूसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिनमें किंग, फार्मर्स और टाउन्स के बारे में, जिसमें भी हम ये देखेंगे उनके अर्ली स्टेट्स कौन थे, उनकी अर्थव्यवस्था कैसे थी, उनका विकास कैसे हुआ। तो हम लोग इसके बारे में देखेंगे कि अर्ली स्टेट कैसे डेवलप हुई। लास्ट वीडियो इन फर्स्ट सिटीज ऑफ द सिविलाइजेशन अबाउट वी हैड रीड अबाउट द हड़प्पा सिविलाइजेशन। हमने देखा था कि 1800 BC के हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंत हुआ। उसके बाद हमें कोई कॉन्सेप्ट वहाँ पे पर्टिकुलर प्लेस पे चोलिस्तान के आगे नहीं मिलता है। फिर ये मिलता है चाइना वो हड़प्पा डाइवर्ट हो जाते हैं, उसके बाद वहाँ से माइग्रेट होता है, माइग्रेट लोग आके दक्षिण भारत की तरफ बसते हैं, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा साइड बसते हैं। फिर उसका बस्तियाँ नए ढंग से जाती हैं, कल्चर उसी तरह के डेवलप होते हैं और ये हमें नहीं चलता कि आखिर हुआ क्या। गेस करते हैं और सिविलाइजेशन के डिस्ट्रॉय होने का। फिर ये भी होता है विंडर्स की आर्यन आए, आर्यनों ने नई संस्कृत की। वैदिक काल का मूल्य 1800 BC, यू नो वेरी वेल, इन लास्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन अबाउट देम कि 1800 BC के बाद हमें जो वैदिक संस्कृति दिखाई देती है। फिर 1500 के आप हमें वेदों का संरचना दिखाई दे, ऋग्वेद की बात आती है। ऋग्वेद में भी उन चीज़ों का उल्लेख किया जाता है जो हड़प्पाकालीन चीज़ों में थे, जैसे मातृ देवी पशुपति का है, मातृ देवी का नाम है ऋगु, ये आपका जो भगवान शंकर रुद्र शब्द का प्रयोग किया हुआ था। तो ये तमाम चीज़ें जो सिमिलरिटी कहीं ना कहीं फ्यूचर जो सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी वो किया गया। बट अभी जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन की हमें जो स्क्रिप्ट एंड डिशिफर की गेस चल रहा था, वैदिक संस्कृत है उसने अलग अलग लिपियों का यूज़ किया, संस्कृत का भी यूज़ हुआ। फिर लेकिन हमें जो एविडेंस मिले उस आधार पे हम उसे क्लासिफाइड करने की कोशिश करते हैं। बट उसके बिफोर हम किसी तरह से क्लासिफाइड नहीं कर पाते कि ऋग्वेद में जो लिखा गया वह ऐतिहासिक तथ्यों से कितना जुड़ा हुआ है, ऐतिहासिक साक्ष्यों से कितना नज़दीक है। इसी आधार पर यह एक्सप्लेन कर लेना कि जो आपके वैदिक काल की रचना थी या जो उस समय जो चीज़ें बताई गई थी, क्या उनका संबंध एक मजबूत राज्य से रहा, क्या उसका कोई साक्ष्य मिला, या जो भी चीज़ें कहेंगे इतिहास की, क्या भारतीय इतिहास की कोई क्रमबद्धता थी। आर इंडियन हिस्ट्री वाज स्टिमुलेटेड इन अ सीक्वेंस। तो ये सारी चीज़ें जानने के परिप्रेक्ष्य में सबसे पहला जो इतिहास का एक क्रमबद्ध अध्ययन की शुरुआत हुई। हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में तो हमने पढ़ा ही था कि जॉन मार्शल और उसके पहले जॉन मार्शल किया, फिर उसके बाद व्हीलर ने प्रयोग किया और राखादार बनर्जी थे और तमाम लोगों ने इस पर उसी तरह इतिहास को उन्होंने जब एक सिविलाइजेशन जब जो ठीक उसी तरह इतिहास को जानने और परखने की कोशिश की गई कि आखिर भारतीय इतिहास का प्राचीन क्या सीक्वेंस था। तो एक चैप्टर द फर्स्ट एडमिशन ऑफ दैट द प्रिंसिप एंड प्राइवेसी, प्रिंसिप एंड प्राइवेसी। तो ये जॉन प्रिंसिप वाज प्रिंसिप जर्नलिस्ट ऑफिसर ऑफ द मिंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी जेम्स प्रिंसेस, जो प्रिंसिप प्रोड्यूस फॉर जेम्स प्रिंसेप जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के टकसाल जो मुहर लगती है उसका ऑफिसर था। उसके सामने किसी ने खोज बिन के एक मुहर लाई, मुहर में कुछ लिखा हुआ था जिससे उसका इंटरेस्ट हुआ, तो उसने जानने की कोशिश की कि आखिर ये मुहर किस चीज़ की लिखी हुई है। वो ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि की थी तो उसे जानने की उत्सुकता हुई। उस तरह की उसने मोहरों को क्रमबद्ध करना शुरू किया, एक संचय किया। तो उस मोहरों में अधिकांश मोहरों में एक शब्द लिख किया था पियादस्य। क्या लिख किया था? पियादस्य।
तो एक ये होता है कि आखिर ये प्रियदर्शी जो इस तरह की मोहर बनाया है, तो निश्चित है कोई ना कोई तो रहा ही होगा इम्पोर्टेंट। कहीं ऐसा तो नहीं किंग है ये, क्योंकि वह लापी ब्राह्मी लिपि या खरोष्टी लिपि में पाई गई मोहर थे, उसको पढ़ने की कोशिश की गई, उसे पढ़ा गया, जानने की कोशिश की गई, और जानने के बाद ये पाया गया कि ये जो प्रियदर्शी शब्द का प्रयोग हुआ है, प्रियदर्शी में से जब प्रियदर्शी में द रूलर ऑफ अशोका, किंग ऑफ अशोक के बारे में किया गया है, जिसका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ में अशोक के लिए प्रियदर्शी शब्द प्रियदर्शी लिखा गया है। जो बौद्ध धर्म में अशोक का जो नाम था वो प्रियदर्शी के नाम से दिया गया था, जिसे कि खरोष्टी लिपि में प्रियदर्शी के नाम से मोहरों पे अंकित था। अब इस तरह का एविडेंस जो ने करा, उसके बाद से और जानने की शुरुआत हुई, तो फिर जो उसके बाद जो पत्थरों पे शिलालेखों पे जो लिपियाँ थी उसको पढ़ना गया, क्रमबद्ध किया गया, सांची स्तूप का अध्ययन किया गया, बड़े बड़े जो दक्षिण कर्नाटक के जो स्तंभ पाए गए उसके लिपियों को पढ़ना गया, उसको एकीकृत करने का कोशिश किया गया, उसको संयोजन किया गया, टाइम पीरियड के साथ बिलोंग किया गया। एटलीस्ट उसके बाद ये पता चलता है कि ये जो प्रियदर्शी शब्द है वस्तुतः अशोक राजा अशोक के बारे में कहा है, कि अशोका के बारे में कहा है, जो कि अपने समय में बहुत ही लोकप्रिय था। अब ये सवाल उठता है कि अशोक क्या ये है, तो निश्चित है कि हमारा भारत इतिहास उस समय एक समृद्ध अवस्था में था। अशोक के समय भारतीय इतिहास जो है वह एक समृद्ध अवस्था में था, उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी, उसकी सबसे लिखा गया राज्य शांति थी, और इस तरह की चीज़ें अगर वहाँ पर लिखकर आती हैं समझ के आती हैं, तो इससे स्पष्ट होता है कि वहाँ पर जो एक महाशासक जिसने राज्य किया तो कई स्टेट रहेंगे। आखिर इन स्टेट का अस्तित्व क्या था? बौद्ध ग्रंथ में, जैन ग्रंथ में चीज़ों का उल्लेख किया गया है, जो कि अब देखिए आप जैन ग्रंथ, बौद्ध और जैन अशोक से पहले के हैं। 600 BC में अशोक और बौद्ध धर्म और जैन, महावीर, जैन और गौतम बुद्ध का उल्लेख होता है, यू नो वेरी वेल। तो उस समय ये वर्ड यूज है वज्जी संघ, इन असेंस ये कि महावीर जैन के लिए कहा गया वज्जी संघ में थे। उसके साथ शक उसमें बुद्ध के बारे में भी कहा गया कि किसी गढ़ के राज्य शासक थे। तो यह समझ में आता है कि उस समय जो स्टेट था गढ़ में या संघ में विभाजित था, और ये संघ के राजा थे, या संघ राज जो संघ का मुखिया था वो राजा कहलाता था। यानी जो अर्ली स्टेट जो डेवलप हुए वह संघ के रूप में या गढ़ के रूप में डेवलप होते गए, उनकी कॉलोनियाँ बनती गई, इनकी तमाम चीज़ें होती। और यहाँ तक कि यह केवल इंडिया नहीं और साउथ इंडिया साइड में भी तमाम पाए गए, जैसे पुराना जब शवों का अध्ययन हुआ तो अब उनके पाए गए, वहाँ पे टूल्स पाए गए, वहाँ पे उनके जो है उपकरण पाए गए, जो सारी चीज़ें, तो वो रिलेट करते चले गए, एक दूसरे से रिलेट करते चले गए कि प्राचीन काल से इसकी तारतम्यता कैसे, आभूषण पाए गए, फिर उनका जोड़ लिया गया, आभूषणों को जो एविडेंस मिला उससे समय का निर्धारण किया गया, एक सीक्वेंस बनता चला गया कि ये जो हमारे जो साक्ष्य मिल रहे हैं वह जो कितने इतिहास को जोड़ते हुए मिल रहे हैं। तो इसके इधर से एक करना मिले कि जो संघ बना, संघ जो है वो गढ़ बने, गढ़ से एक राज्य बना, और ये गढ़ तमाम तरह से जो अलग अलग राज्य थे। तो वैद का मतलब जो बुद्ध संघ में जो महावीर के समय या जैन के समय जिनमें कि उनके सिद्धांतों से मिलता है, कर्मकांडों में मिलता है कि वो वैदिक क्रियाकलापों को कहीं ना कहीं जो अगेंस्ट थे, वह कर्मकांड के खिलाफ थे। तो कुल मिलाकर के ऋग्वेद की जो वैदिक नीतियाँ थी या जो उस तरह के धर्म थे उससे अतर इन लोगों का एक तरह का विकास करना, फिर उसमें अलग अलग चीज़ों का उल्लेख करना, तो एक इतिहास को वह एक सीक्वेंस में जरूर जोड़ता है। और इस आधार पर अर्ली स्टेट की जो व्याख्या की गई उसके लिए 16 जनपद में किया गया। यानी जो गणराज्य वैसे तो कई भी थे नहीं थे, लेकिन उसमें नामों में उल्लेख है। कुछ जगह जैन धर्म और बौद्ध धर्म में 16 जनपदों का उल्लेख किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं जो थोड़ा सा अंतर है, लेकिन मेन जो स्टेट जो जनपद थे वो क्लियर थे। अब वो 16 स्टेट कौन कौन से थे नामों में मध्य थे, पर काशी, कोशला, अंग, मगध, बिज्जी, माला, चेरी,
मच, शूरसेन, अश्का, अवंती, गंधार, कंबोज। अब ये जो 16 स्टेट आपको जो 16 गढ़ राज्य पाए गए वह जनपद के रूप में उस समय थे जो मजबूत स्थिति में थे। इन जनपदों का इतिहास क्या है, इनके बारे में क्या है। ऋग्वेद के महाभारत काल की जो रचना हुई तो महाभारत में भी इन जनपदों का उल्लेख किया गया है। पूरे नहीं, काफी हद तक जनपदों का उल्लेख किया है महाभारत की कथाओं के आधार पर। तो वैसे क्या, लेकिन अब महाभारत की कथाएं चूंकि काल से जोड़ा जाता है, उस काल की घटना है कि ये ईसा पूर्व 1500 के या 1200 के आसपास की घटना रही होगी, तो जो उसमें रिलेटेड जिनके नामों का उल्लेख निश्चित है कि जनपद की संरचना के बारे में बताता है। और 6वीं शताब्दी के आते तक ये बहुत मजबूत अवस्था में ये जनपद डेवलप हो चुके थे। अभी आपके महाभारत सीरियल में भी पॉसिबल आप लोगों ने देखा होगा, वहाँ पे महाभारत का युद्ध हुआ, कई राजाओं के बारे में बताया गया, कई राजा महाभारत के युद्ध में आए। जैसे काशी नरेश की बात होती है, यू नो वेरी वेल काशी नरेश के बारे में। जैसे वहाँ पे चेदी के हैं शिशुपाल थे, आपको मालूम है चेदी का शासक शिशुपाल थे, जो आपको उसमें दिखाया गया, महाभारत में भी दिखाया गया था। फिर उसके बाद आपका कुरुवंश के बारे में बताएंगे, तो कौरव पांडव के बीच की जो लड़ाई कुरुवंश की थी। उधर पांचाल जहाँ पे द्रौपदी का था, पांचाल नरेश द्रुपद थे जिनकी पुत्री द्रौपदी थी, उनका भी उल्लेख किया गया। फिर शूरसेन के वो जो जरासंध था वो शूरसेन के थे। फिर आपका अवंती का भी उल्लेख किया गया, अवंती के थे। तो और उसके बाद आपका मत्स्य है, मत्स्य है, जो आपका यहाँ पर आपका देखिए वो मत्स्य जो है वहाँ पे दिया गया है। तो वहाँ का आपका जो राजा शल्य को दिखाया जाता। गंधार, गंधार के बारे में तो हमने देखा कि शकुनी गंधार के कंधार के राजा थे, गंधार नरेश कहा गया। तो महाभारत हमारे यानी जो एपिक्स हैं उनमें भी इन महाजनपदों के बारे में बताया गया है। तो ये गंधार कंबोज ये सब है। तो आज के वर्तमान दौर में बाकी तो स्टेट आती है, लेकिन गंधार और भारतीय सीमाओं के अंतर्गत आते हैं। लेकिन ये गंधार और कंबोज, गंधार और कंबोज अफगानिस्तान में आते हैं। अब सोचिए उस काल में महाकोशल जनपद में अफगानिस्तान तक हमारे राज्यों का विस्तार था। तो ये जो 16 जनपद थे, इन 16 जनपदों के बारे में कहा जाता था कि एक मजबूत संघ थे, जहाँ का जो प्रमुख था वह गढ़ या तो राजा कहलाता था, वह संघ का प्रमुख था। गौतम बुद्ध के उल्लेख में, जैन धर्म के में इस चीज़ों का उल्लेख मिलता है। तो ये स्पष्ट कर रहा है कि जनपद हमारी, इनका उल्लेख इसलिए करना है क्योंकि आगे वाले चैप्टर जो आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे उन टॉपिक्स में इन राज्यों के क्रमिक विकास, इन राज्यों के क्रमिक विकास उस समय के अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी देती है, कैसे भारतीय संस्कृत का विकास व भारतीय संस्कृति जो डेवलप हो गई थी उसके बारे में। तो ये जो जनपद आपके थे, ये इसमें कुछ जनपद बहुत मजबूत थे जिनका कि उल्लेख आगे इतिहासकारों के समय भी हुआ। जैसे आप जान लो कि सबसे फर्स्ट नॉलेज ऑफ सबसे जो इम्पोर्टेंट जो महाकाश के बारे में इतिहासकारों का भी उल्लेख मिलता है। कुरु पंचाल तो नहीं मिलता, लेकिन मगध के बारे में मिलता है। मगध जो कि उस समय का एक महत्वपूर्ण स्टेट था, महत्वपूर्ण राज्य था, बड़ा था, विस्तार था। यहाँ पे आपका मगध जो आपको उत्तर प्रदेश और उधर बिहार वाला ये झारखंड वाला एरिया कहलाता है मगध का। और मगध में वहाँ पे जो कि रिच था, काफ़ी रिच था, वहाँ पे गंगा के मैदानी एरिया भी आता था, वहाँ पे कृषि की बहुत अच्छी व्यवस्था थी, वहाँ पे कृषि का बहुत अच्छा विकास हुआ था। उसके साथ साथ वहाँ पे जो आपके मेटल्स थे वो पाए जाते थे, धातु लोहे की खदानें वहाँ पाई थी, लोहा का उपयोग होता था, जैसे तांबे का प्रयोग होता था। आर्थिक रूप से मगध जो है काफ़ी इकोनॉमिकल रूप से काफ़ी स्ट्रांग था। तो जो मगध की स्थिति थी वह इतनी स्ट्रांग थी कि उसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि एक स्टेट विकसित हुआ। और मगध में गढ़ों के उल्लेख होता है। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी, वेरी वेल।
पाटलिपुत्र वहाँ की रानी थी, वहाँ पे राजगृह का उपयोग होता है। राजगृह मीन्स राजा का घर, राजाओं का घर राजगृह के रूप में होता है। वहाँ किलेबंदी थी कि किलेबंदी का उल्लेख होता है। तो वहाँ पे एविडेंस मिलता है कि किला जिसके अंदर पूरे राज्य को सुरक्षित रखा जाता था। तो ये सारी चीज़ें जो किले का मिलना है, वहाँ पे उपकरणों का मिलना है, वहाँ पे धातुओं और हथियारों का मिलना, तो ये तो कर रहा है कि वहाँ की प्रॉस्पेरिटी मगध की बहुत ज़्यादा थी। मगध के राजे के बारे में आप जानते ही हो, महापद्मनंद के बारे में, जो कि बहुत बड़ा शासक था। विलासिता सिकंदर के आक्रमण के समय मगध वहाँ पर मगध राज्य काफी संपन्न हुआ था। मगध की संपन्नता को सुन करके सिकंदर ने भारत पे आक्रमण करने की कोशिश की, बट क्या है सभी वहाँ पे आंधी से पहले बार झेलम में ही उससे पराजय का सामना करना पड़ा है, तथा वे भारत के विजय का सपना छोड़ करके वापस ला गए। झेलम में इतना तेज इतनी तेज बाढ़ आई कि 6-6 महीने पानी का बहार, वहाँ पे राशन की रसद की कमी पड़ गई। तमाम चीज़ों का उल्लेख सिकंदर की सेनाओं ने मगध के बारे में किया। यहाँ तक हम जानते हैं कि इस समय मगध के समय में महापद्मनंद है, इसके बारे में सुना कि चाणक्य ने भी उसका जो है उल्लेख किया है अपने अर्थशास्त्र नीतियों में। और चाणक्य ने जो खुद भी मगध राज्य को उखाड़ने की कसम खाई थी, एक नए वंश के स्थापना की बात की। चंद्रगुप्त के बारे में आप जानते हैं, जैसे कि मगध राज्य को में महापद्मनंद का अंत करके उसने मौर्य साम्राज्य की नींव डाली। तो ये सारे तय यानी उस समय मगध जो है सत्ता का केंद्र था। तो सत्ता का जो केंद्र था मगध, उससे लगता था कि हाँ यह जो है अगले स्टेज 60 में उस समय तक 6वीं शताब्दी तक आते आते मगध बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूप में स्टैब्लिश हो चुका था, जिसके के अस्तित्व को अन्य देश के शासक भी स्वीकार करते थे। तो ये इस मगध के साथ साथ और पंचाल भी समय काफी मजबूत है, बट इम्पोर्टेंट स्टेट मगध। तो ये समझना है कि आखिर हमारा जो सिविलाइजेशन जो एक धीरे धीरे गांव में विकसित हुई, और गांव से धीरे धीरे वह एक गढ़ बना, गढ़ से राज्य भी जनपदों के रूप में डेवलप हुआ। तो डेवलप हुआ एक साम्राज्य की स्थापना। ये साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई, उसका विकास की प्रक्रिया क्या थी, कैसे कैसे क्या चीज़ हुआ, इसका अध्ययन हमें इस चैप्टर में करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में आई विल से अबाउट द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द सिटीज अकॉर्डिंग इनटू द इंडियन इकोनॉमिकल प्रोग्रेस। तो इस बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, बाय। फिर हम लोग इस नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के बारे में पढ़ेंगे। हैव अ नाइस डे।